हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए आज का जो सेशन है डिस्कशन हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे से शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। अभी कोविड की ड्यूरेशन में आपने देखा होगा कई सारे जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो कईयों को जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करवाई गई। कईयों के ऐसे डेथ देखने को मिली, ऐसे बॉडीज़ पड़ी थी, ठीक है। तो ऐसे जो है इस चीज़ को कैसे एलिमिनेट करना है, इसीलिए बेसिकली ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ताकि हम पेशेंट्स जो हैं, डॉक्टर जो क्या करें, पेशेंट्स की सेफ्टी का पूरा क्या लें, जिम्मेदारी देखने को मिले। डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि पेशेंट को सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब? 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ताकि ग्लोबल लेवल पे हम अवेयरनेस फैला सके कि पेशेंट की सेफ्टी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सॉलिडेटरी और यूनाइटेड एक्शन कैसे ले सकते हैं ऑल ओवर कंट्रीज़ के द्वारा। और इसके अलावा इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं कैसे मिलके काम कर सकते हैं, ताकि जो पेशेंट को हार्म देखने को मिलता है, ठीक है, तो जो इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है पेशेंट्स को, वो चीज़ों को कैसे हम रिड्यूस कर सकें। इस्टेब्लिश इसको कब किया गया था? 72nd जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, मई 2019 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और अडॉप्शन किया गया रेजोल्यूशन के थ्रू। WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 72.6 ऑन ग्लोबल एक्शन ऑन पेशेंट सेफ्टी। तो थीम इसकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है सेफ मटर्नल एंड न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। मटर्नल जो है और न्यूबॉर्न जो केयर रहेगा, जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है, स्पेशली जो मदर रहती है उसको भी, ठीक है। तो उनकी सेफ्टी जो है वो कैसे करनी है, जो जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं कई बार कंडीशंस बहुत ख़राब होती है, ठीक है, बिल्कुल भी उनकी केयर नहीं की जाती है डॉक्टर और नर्सिस के द्वारा। तो ऐसा देखने को ना मिले फ्यूचर में, इसलिए ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, और इसकी थीम भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, जिसको हम यूपीआई बोलते हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी अथॉरिटी जो है सिंगापुर की, दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट जो है वो अभी अनाउंस किया है, ताकि रिस्पेक्टिव फास्ट पेमेंट सिस्टम एक दूसरे की कंट्री में देखने को मिले, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो सिंगापुर का पे नाउ, ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करेगा इंस्टेंट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र इसके तहत देखने को मिलेगी, ताकि दोनों कंट्रीज़ में जो पेमेंट सिस्टम है वो इजीली हो सके, ठीक है, ट्रांसफ़र जो चीज़ें रहती हैं। लिंकेज टारगेट जो है ऑपरेशनलाइज होगा जुलाई 2022 में, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखिए यूपीआई और पे नाउ लिंकेज है वो अनेबल रहेगा यूज़र्स के लिए कि वो फास्ट पेमेंट सिस्टम हो सके, ठीक है, इंस्टेंट लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र और रेसिप्रोकल बेसिस विदाउट नीड टू ऑन ब्रॉडेड ऑन टू अदर पेमेंट सिस्टम, ताकि टाइम जो है वो कम लगे ट्रांसफ़र करने में चीज़ों को, ठीक है। तो जो इसमें टाइम की भी बचत देखने को मिलेगी, ऊपर से फास्ट पेमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। यूपीआई जो है इंडिया का मोबाइल बेस्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जो कस्टमर्स को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, स्पेशली जो राउंड द क्लॉक पेमेंट इंस्टेंटली यूजिंग वर्चुअल जो पेमेंट एड्रेस रहता है, जो क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा। और पे नाउ जो है ये सिंगापुर का फास्ट पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। पीर टू पीर फंड ट्रांसफ़र सर्विस ये करने में सक्षम रहता है। पीर टू पीर यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीर टू पीर नेटवर्क क्या रहता है कि जो एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में जो है फटाफट से क्या हो सके, चीज़ें ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। तो ये पीर टू पीर सिस्टम रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉरेस्ट राइट, ठीक है। तो आवर फॉरेस्ट आवर राइट्स, तो फॉरेस्ट एक्ट जो है वो मैं डिस्कस करूँगी इसके तहत। ये न्यूज़ में क्यों है हाल ही में? क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है अभी आफ्टर काफ़ी समय के बाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एरिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। तो इसके तहत सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है सेक्शन 14 लाख पीपल जो है ट्राइबल और नोमैडिक कम्युनिटीज़ के, जिसमें इंक्लूड है गुज्जर, बकरवाल और गाड़ी सिपीस, जो इसमें
जो रहते हैं ट्राइबल्स, ठीक है, उनकी जो कम्युनिटी का नाम है ये, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में, उनके रिलेटेड ही फॉरेस्ट जो राइट एक्ट है 2006 ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पास्ट फ्यू ईयर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले एविक्शन के, स्पेशली ट्राइबल्स फ्रॉम फॉरेस्ट जो एरिया है, ठीक है, पार्ट कहाँ पे, कश्मीर वैली और जम्मू रीजन में। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि इलीगल एंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है, स्पेशली रीजनल जो पार्टीज़ है अक्यूज़ किया गया उनके द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्शन अबव जो लिए गए इस लॉ के तहत, ठीक है, इस कंडीशंस के तहत काफ़ी ज़्यादा लॉज देखने को मिले, ठीक है, इन केसेस के ऊपर। यूनियन टेरिटरी जो है, ठीक है, तो उनके द्वारा बोला गया जो आर्बिट्रेरी जो डिमोलिशन है, स्पेशली गुज्जर और बकरवाल जो हाउसेस हैं जो रहते हैं वहाँ पे ट्राइबल्स, ठीक है, ड्यूरिंग फॉरेस्ट रिक्लामेशन जो कॉन्ट्रावेंशन देखने को मिला फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। जावेद राही जो ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, इनके द्वारा भी बोला गया कि टर्म जो है JNK गवर्नमेंट के द्वारा जो यूज़ की गई है, यानी कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जो बोला गया है ये हिस्टोरिक ओकेज़न है, ठीक है। अगर बात करें बैकग्राउंड की, सेवरल एक्ट एंड पॉलिसीज़ जो है इसके अंडर रखी गई थी। स्टार्टिंग में 3 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाए गए थे, एक 1865 में, 1894 में, 1927 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कुछ स्टेट फॉरेस्ट एक्ट भी लाए गए जो करटेल किए गए सेंचुरी ओल्ड कस्टमरी यूज राइट्स जो हैं लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है, और ये कंटिन्यू रहे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई। उसके बाद अलग से कंडीशंस देखने को मिली और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लाया गया, ठीक है। एक्ट जो है ये इस्टेब्लिश करता है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, ठीक है, अथॉरिटीज़ फॉर सस्टेनेबल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट के जो प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, स्पेशली जो हर्बल स्पीसीज़ रहती हैं, मेडिसिनल स्पीसीज़ रहती हैं, ठीक है, तो उनका हमने कैसे सस्टेनेबल यूज़ करना है ताकि आने वाले जनरेशन्स के लिए भी हम उसको सस्टेन करके रख सके, ठीक है। अगर बात करें मेंबर्स की और कम्युनिटीज़ जो रहती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ठीक है, जो प्रीमियरली रिसाइड करती हैं और डिपेंड होती हैं फुली की फुली डिपेंड रहती हैं फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड के ऊपर फॉर बोना फाइड लिवलीहुड नीड, ठीक है। अगर बात करें ग्राम सभा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ग्राम सभा से रिलेटेड। ग्राम सभा जो है ये क्या करती है, ये अथॉरिटी रहती है और प्रोसेस रहता है डिटरमाइन करना वहाँ के जो स्पीसीज़ हैं स्पेशली प्लांट्स की, ठीक है, तो उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो कैसे नेचर एंड एक्सटेंड करना है इंडिविजुअल फॉरेस्ट जो राइट्स हैं और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को, ठीक है, तो ये सारी जो जिम्मेदारी रहती है ग्राम सभा की रहती है। ग्राम सभा ही जो है ये फुल विलेज असेंबली होती है, क्लियर, नॉट द ग्राम पंचायत, ओके, तो ये फुल विलेज असेंबली है, ये ग्राम पंचायत नहीं है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन देती है कि कैसे हमने चीज़ों को आगे सस्टेन करके रखना है, कैसे उसका सही से यूटिलाइज करना है काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से हैं ये इनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ग्राम सभा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये पब्लिक बॉडी है, लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जितने भी पीपल रहते हैं विलेज के, एंड फुली डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट ये रहती है ग्राम सभा, क्लियर। ग्राम सभा जो है रिकमेंडेशन देती है 2 स्टेजेस के ऊपर, ठीक है, कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी रहती है, ठीक है, स्पेशली तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लियर। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है ये फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसमें कमेटीज़ जो है 6 मेंबर्स रहते हैं, 3 तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं और 3 जो है इलेक्टेड पर्सनस रहते हैं। बहुत जो मेंबर रहते हैं तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है, कि वो अपील करे, जैसे अपील जो रहती है कमेटीज़ के थ्रू, ठीक है, कमेटीज़ को अपील करता है कि प्रूव कर सके जो केसेस है रिलेटेड टू राइट टू फॉरेस्ट, ठीक है, तो सेक्शन 6(2) और 6(4) के अंडर आता है, ठीक है। फाइनली जो लैंड रिकॉग्निशन है अंडर एक्ट कैन नॉट बी सॉल्व और ट्रांसफर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। जैपर 2021 ये एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा इस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में जिसका नाम है जैपर 2021।
कहाँ पे? रशिया में। रशियन आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्मी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। फोकस मेनली क्या रहा कि टेररिस्ट जो है, टेररिज्म को कैसे हमने एलिमिनेट करना है। तो डजन कंट्रीज जो है, स्पेशली यूरेशियन यानी कि यूरोप एंड एशिया, ठीक है, एंड साउथ एशियन रीजन जो है इसमें पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। अगर बात करें 9 जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रही, कौन कौन सी? मंगोलिया, अर्मीनिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, ठीक है, इंडिया एंड बेलारूस। क्लियर? ये कंट्रीज़ जो हैं, 8 कंट्रीज़ जो हैं इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी, ठीक है। 8 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी, कौन कौन सी? पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, ठीक है। देखो, टेररिज्म को एलिमिनेट करने की बात यहाँ पे की जा रही है, बट देखो पाकिस्तान एंड चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान एंड श्रीलंका, ताकि एनहेंस कर सके मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टाइज जो है अनदर नेशंस के साथ, ठीक है। बात करें द नाग बटालियन ग्रुप जो है इंडिया से पार्टिसिपेट किया गया इस एक्सरसाइज में। नाग जो रेजिमेंट है, इन्फेंट्री रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, ठीक है, इंडिया के द्वारा ऑल्सो पार्टिसिपेट किया गया था टिटेंस्टर 2019 में। ये एनुअल सीरीज़ है, लार्ज स्केल एक्सरसाइज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पार्ट है रशियन आर्म फोर्सेस का, ये एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इंदिरा 2021, ठीक है, इंडिया और रशिया के बिटवीन है। ये एक क्या है? नेवल एक्सरसाइज है, ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसा, ठीक है। अब पीसा जो है इससे रिलेटेड मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, ओके। तो पीसा जो है इसकी फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक है। तो ये शेड्यूल हेल्ड हुआ सितंबर 2021 में। पीसा जो है कंपिटेंसी बेस्ड टेस्ट रहता है, ठीक है, कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। एबिलिटी जो रहती है इसमें बच्चे 15 ईयर ओल्ड कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है। इसमें रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस लिटरेसी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, एवरी 3 ईयर्स में ये कंपिटेंसी जो टेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो नॉलेज के बेस पे और रियल लाइफ सिचुएशंस जो हैं, ठीक है, स्पेशली जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो जो प्रॉब्लम फेस की गई, ठीक है, उससे भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे गए। क्लियर? तो ये इंटरनेशनल सर्वे है जो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसके द्वारा ये कोऑर्डिनेट किया जाता है। फर्स्ट जब कंडक्ट किया गया था इसको 2000 में किया गया था, इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है, इसमें पीसा टेस्ट में। कब? 2009, ठीक है। तो उसके बाद अभी देखने को नहीं मिला। क्लियर? तो 2009 में जो है स्टूडेंट्स जो स्पेशली हिमाचल के और तमिलनाडु के जो थे इनके द्वारा क्या किया गया? पार्टिसिपेट किया गया था। तो इंडिया की रैंक उसमें रही थी 72 आउट ऑफ 73 कंट्रीज़ में से, ठीक है। आउट रैंकिंग थी, ठीक है, ओनली किर्गिस्तान, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है, तो टेस्ट जो है इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, ठीक है। तो अभी जो है, अब चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो वहाँ के जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो स्टूडेंट्स रहेंगे 2022 में पार्टिसिपेट किया जाएगा 2009 से अभी तक, ठीक है। तो ओरिजिनली अगर देखें पीसा सर्वे जो है ये शेड्यूल 2021 का देखने को मिला, पोस्टपोन कर दिया गया था पैंडेमिक के ड्यूरेशन में 21 का, तो अभी 2022 में देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है अगर इंडिया की बात करें? लर्निंग जो है, लर्निंग से रिलेटेड जो पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा पीसा में, ये हेल्प करेगा कि कैसे हम कंपटीशन में जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एग्जामिनेशन रहता है उसमें कैसे कैसे हम रिफॉर्म लेके आ सकते हैं, स्पेशली स्कूल सिस्टम में हेल्प कैसे कर सकते हैं जो रूट लर्निंग रहती है, ठीक है। रूट लर्निंग से हम कैसे मतलब इसको मूव अवे हो सकते हैं। क्लियर? तो सीबीएसई एनसीईआरटी जो है इस प्रोसेस का पार्ट है। एक्टिविटीज़ जो हैं, लीडिंग एक्चुअल टेस्ट जो हैं, ओके। और लीड जो रिकॉग्निशन देखने को मिलता है, एक्सपेक्टेबिलिटी जो रहती है इंडियन स्टूडेंट्स की, और प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी में, स्पेशली 21st सेंचुरी में। क्लियर? तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। अभी हाल ही में मीटिंग देखने को मिली, एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, तो इसका 6th एडिशन आपको देखने को मिला। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन जो है, जो किसके द्वारा होस्ट किया गया? रशिया के द्वारा। इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया फर्स्ट टाइम 5th एडिशन में, ठीक है। कब किया गया? 5th एडिशन में किया गया था, ठीक है। वो कब हुआ? 2018 में हुआ। क्लियर?
एक्सरसाइज जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पीसफुल मिशन 2021 देखने को मिला। पहले हम बात कर लेते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है, आपको दिखेगी। एम क्या है कि पीस, शांति कैसे बनाए रखना है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इस रीजन में। क्रिएट इसको कब किया गया, 2001 में किया गया, ठीक है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर जो है ये साइन किया गया 2002 में, और ये पिक्चर में कब आया, 2003 में। क्लियर, क्लियर है इतना। साइन चार्टर किया गया 2002 में, क्रिएट इसको 2001 में किया गया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो साइन 2002 में किया गया और फोर्स में कब आई, 2003 में आई। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, रशियन है और चाइनीज़ है, ठीक है। बात करें क्रिएशन जब किया गया 2001 में, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान के द्वारा किया गया। ये 5 जो शंघाई मेंबर्स थे। इंडिया और पाकिस्तान जो है इसका मेंबर कब बने, इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर 2017 में बने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर, क्लियर। 8 मेंबर्स जो हैं इसके मेंबर स्टेट्स हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं वो है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स जो हैं वो है अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। क्लियर। गेस्ट जो अटेंडेंस है वो आसियान, तुर्कमेनिस्तान, CS और यूनाइटेड नेशन। क्लियर। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। और ये जो है कंडक्ट करवाया जाता है बाई एनुअली, ठीक है। तो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है बिटवीन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन देखने को मिलती है। एम क्या है कि क्लोज रिलेशन हमने कैसे बनाने हैं जो मेंबर्स कंट्रीज़ है शंघाई कॉरपोरेशन की, ठीक है। तो एनहेंस करना मिलिट्री जो एबिलिटीज़ है, ठीक है, कमांड मल्टी नेशनल मिलिट्री जो कॉन्टीजेंट्स है। क्लियर। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम्स के लिए। अभी जो अब आपने पढ़ा ही होगा ओकुस, ओकुस ग्रुप क्या है, ठीक है। ओकुस ग्रुप जो है ये अभी क्रिएट किया गया है USA के द्वारा, ठीक है। USA के द्वारा अभी क्रिएट किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे हमने शांति बना के रखनी है, स्पेशली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मेनली किससे प्रोटेक्ट करना है, चाइना से, ठीक है। तो चाइना से इंडो पैसिफिक रीजन को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ये ग्रुप बनाया गया है ओकुस। तो ओकुस में कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये कंट्रीज़ है US, ठीक है, US, ऑस्ट्रेलिया, UK। तो ऑस्ट्रेलिया, UK, US आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि USA न्यूक्लियर सबमरीन शेयर करेगा किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। तो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर की जाएगी USA के द्वारा किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। फोकस इसमें क्या क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे हम प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली अगेंस्ट चाइना के, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन अगर देखिए अलाइंस है अगेंस्ट चाइना के, ठीक है। जो एक्शन जो चाइना के द्वारा स्पेशली लिया गया साउथ चाइना सी में, ठीक है। साउथ चाइना सी में क्या किया गया कि चाइना के द्वारा अपना क्या दबदबा बनाए रखने की कोशिश की गई कि ये भाई हमारा ये वाला रीजन, ठीक है, साउथ चाइना सी। अब बात करते हैं इसके बारे में, ओकुस के बारे में, कि ये 3 कंट्री जो है अलोंग साइड, जैसे कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये ऑलरेडी शेयर करते हैं एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस है थ्रू 5 आई अलायंस। तो 5 आई अलायंस जो है इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 5 अलायंस जो कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5 आइज जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, कनाडा, UK, US, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, US और न्यूजीलैंड, ठीक है। 9 आइज कंट्रीज भी हैं। 5 आई कंट्रीज प्लस डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, और 14 आई यानी कि ऑल कंट्रीज दी 9 आई प्लस बेल्जियम, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है 5 आई कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और कनाडा, US, UK, न्यूजीलैंड, ठीक है। आप पेयरिंग में ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पेयर में है, ठीक है। US, कनाडा और UK, UK आपको क्या देखने को मिलेगा, अकेला, ठीक है। तो 5 आपको कंट्रीज याद रखनी है 5 आइज। क्लियर। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में
अभी जो देखने को मिला ये भी पार्ट है ये 3 कंट्रीज अलोंग साइड जो देखने को मिली, कनाडा, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये पार्ट जो है, ये इनिशिएटिव अगर देखें कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन वो अक्वायर कर सके विद द हेल्प ऑफ यूके एंड यूएस, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। यूएस जो है ये ओनली ऐसी कंट्री है जो शेयर कर रही है न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेशली पहले इसने ग्रेट ब्रिटेन के साथ की थी 1958 में, अब जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ करने जा रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, ठीक है। तो ऐसी 9 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर जो वॉरहेड इसके पास देखने को मिलती है, उसके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, क्लियर। यहाँ पे आप देखें, अगर बात करें अपने इंडिया के बारे में, तो इंडियन नेवी के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वह अरिहंत क्लास, ठीक है, आईएनएस चक्र, फ्यूचर अटैक सबमरीन, S5 फ्यूचर मिसाइल सबमरीन, ठीक है। तो बात करते हैं 9 जो कंट्रीज़ है, सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं, वर्ल्ड्स न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं, ठीक है, वो कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास, सबसे ज़्यादा रशिया और यूएसए के पास है, सबसे कम किसके पास है, नॉर्थ कोरिया के पास, ठीक है। तो 140 आप देख सकते हैं इंडिया, क्लियर। तो हमारी जो नेबर कंट्रीज़ है उनके पास भी तो है, अभी हमें भी इसको रखना पड़ रहा है, क्योंकि नेबर्स के पास है तो भाई हमारे पास भी होना ही चाहिए, ठीक, क्लियर क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर देखें तो 5 आई के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 1946 में यूएस एंड यूके के द्वारा एक एग्रीमेंट के तौर पे एक डिसीजन लिया गया कि वो एक एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस देखने को मिला, कम्युनिकेशन जो फॉरेन नेशंस के साथ। यूएसए के द्वारा यूएसए जो है ये लीड एजेंसी रही इसकी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है, और यूके की गवर्नमेंट कम्युनिकेशन जो हेडक्वार्टर्स देखने को मिले, क्लियर। तो वो कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में कनाडा ने ज्वाइन कर लिया इस अलायंस को 1948 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा भी 1956 में इसको ज्वाइन किया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स जो डायरेक्टोरेट्स देखने को मिला, न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो है, और कनाडा का कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, क्लियर है इतना। तो 5 आई कंट्रीज़ कौन कौन सी है ये आपको याद होनी चाहिए, क्लियर। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।